में आएंगे ही आएंगे। लेकिन आपके पुराने मित्र हैं। हाँ ठीक है, तो हमारे तो मित्रों के सब, एक बार बता दूं, मैं मित्र तो हैं, सब मित्र होते हैं, लेकिन चुनाव में आने से कोई दुश्मन नहीं हो जाता है। जो भी चुनाव लड़ रहा है वो हमारा प्रतिद्वंदी हो सकता है, विरोधी हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि पॉलिटिक्स में एक दूसरे के विरोधी होते हैं, दुश्मन नहीं होते हैं। तो जो भी चुनाव में आ रहे हैं मैं उनका स्वागत करता हूं कि चुनाव में कोई सामने नहीं होगा तो लोकतंत्र मजबूत कैसे होगा, चुनाव प्रक्रिया पूरी कैसे होगी। दोस्ताना पुराना है आप लोग का। हम लोग बहुत बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं। उनके साथ कई बार बैठक भी हुई है, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, और सेंट्रल हॉल में, बहुत जगह, हवाई अड्डों पे। तो वो उस तरह से ठीक है। और उनको भेजा गया है, अब इतना लेट भेजा गया है, क्यों भेजा गया है, और वो अभी अभी यहाँ क्या करेंगे या किस हद तक करेंगे, अब ये सब तो उनका और उनके पार्टी के अंदर का मामला। मैं उस पर कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। और ऐसे भी आपको अगर अ, थोड़ा अनुभव होगा कि मैं कभी भी अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार का नाम लेकर बात नहीं करता हूँ। मैं पटना के चुनाव में भी आपने देखा होगा, हमने कभी किसी प्रतिद्वंदी उम्मीदवार का न नाम लिया, न मजाक उड़ाया, न मखौल किया, बहुत सम्मान पूर्वक बात की। और यहाँ भी जो चुनाव में आ रहे हैं, मैंने आपने देखा होगा इसके पहले पवन कुमार का नाम वहाँ से हुआ था प्रस्तावित। मैंने कहा पवन कुमार जी अच्छे व्यक्ति दिखते हैं मुझको, और अच्छे परिवार से दिखते हैं, कलाकार अच्छे हैं, सुना है बहुत बढ़िया गायक हैं वो। तो मैं तो उनका स्वागत कर रहा था। अब उन्होंने विड्रॉ किया, किन कारण से विड्रॉ किया या क्यों उनको विड्रॉ कराया गया, जो भी हो, वो उनका, उनकी पार्टी के अंदरूनी मामला था, उस पर मैंने कोई टीका टिप्पणी नहीं की। उसी तरह से आपने अभी कहा कि एस एस आलूवालिया साहब को उतारा गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। मैं उनकी कहीं, उनका वक्तव्य कहीं सुन रहा था, वो खुद कह रहे थे, और ठीक है इस मामले में, कि भाई ये व्यक्तिगत कोई दुश्मनी तो है नहीं, एक दूसरे के खिलाफत तो है नहीं, ये तो विचारधारा की लड़ाई है, वो कहते हैं। और मैं कहता हूं कि हाँ, विचारधारा की लड़ाई है। एक चीज लगता है थोड़ी ज्यादा कह दी उन्होंने कि ममता जी की, हाँ मेरी, उनकी विचारधारा कुछ और है और हमारी तुष्टीकरण की है। ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है। तुष्टीकरण कौन लोग कर रहे हैं दुनिया जानती है। कौन कौन सी पार्टी, उस पार्टी में उनसे ज्यादा मैं रह चुका हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के दोस्तों को, या यूं कहूं कि मैं अपने बर्तनों को अच्छी तरह पहचानता हूं। मैं जानता हूं कि ये विभाजन करने की बात, वायदे नहीं निभाने की बात, जुमलेबाजी की बात, पहली गारंटी कभी पूरी करते नहीं हैं तो नई गारंटी लेकर आने की बात, तुष्टीकरण की बात, एक 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 समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ाने या भिड़ाने की बात कौन पार्टी करती है, जग जाहिर है। मैं उस पर अभी विशेष रोशनी नहीं डालना चाहता हूं। मैं चुनाव की घड़ी में जो बातें होंगी करूंगा, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं आलूवालिया साहब के खिलाफ बात करूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे उनसे कोई दुश्मनी है। वो विरोधी हैं और मैं सम्मान करता हूं सबका, और चुनाव में अपनी बातें रखूंगा। फैसला जनता जनार्दन करेगी आसनसोल का और बंगाल का। ममता जी ने आज ईद की बधाई सबको दी है, लेकिन उन्होंने कहा है कि ईद की बधाई सबको, लेकिन नो एंट्री फॉर सीए, नो एंट्री फॉर एनआरसी इन बंगाल। कितना अच्छा कहा है उन्होंने। देखिए, एक बात समझने की है, पहली तो ईद की मुबारक, हम सबको ईद की मुबारकबाद देते हैं, सबको। ये तपस्या, बलिदान, अनुशासन और त्याग का ये पवित्र महीना गुजरा, और आज सबके ऊपर चांदनी छाई और समाज के ऊपर चांद की रोशनी। ये बहुत ही बढ़िया हुआ जो आज ईद का मौका, और ईद के मौके पे ही आपने मुबारकबाद की इस घड़ी में आपने ये सवाल मुझसे पूछा। ममता जी की गारंटी जो है लोग मानते हैं, जानते हैं कि ममता मई ममता बनर्जी जो कहती हैं वो करती हैं, जो करती हैं वही कहती हैं। बहुत ही आयरन लेडी हैं वो। ममता मई तो हैं, लेकिन साथ साथ बहुत आयरन लेडी हैं।
उन्होंने कह दिया कि सीएए या एनआरसी की एंट्री यहां नहीं होगी बंगाल में, तो यकीन मानिए वो नहीं होगी। चाहे हमारे भारतीय जनता पार्टी के रूलर्स या हमारे दोस्त कुछ भी कहे, ना का मतलब ना है, और बंगाल में ना होगा। ये मैं भी कहता हूं, मैं भी जानता हूं, और हमारे लोग भी जानते हैं। एक बात उन्होंने और कही है कि 19 तारीख को यहाँ चुनाव है और भाजपा के लोग 17 तारीख को राइट करा देंगे। मैं इसके बारे में कह चुका हूं, ममता जी कभी ऐसी बात नहीं करती हैं। मैंने सुना है उन्होंने क्या कहा है, और अच्छी बात कही उन्होंने कि इस डेस्परेशन में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और लोग अपने ही नारों के चक्रव्यूह में फंस गए हैं। वो 400 पार या 370 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी कहां से लाएंगे? स्ट्राइक रेट कितना लाएंगे? कितना, क्या 450 सीटें लड़ेंगे वो? तब 370 की बात कर रहे हैं, और किस स्ट्राइक रेट से? ये सब कह तो देते हैं, उसके बाद उसको निभाने के लिए एक झूठ को सच बनाने के 100 बार बोलना पड़ता है। 400 पार, 400 पार, अब की बार 400 पार, और कोई मुद्दे है ही नहीं उनके पास। कोई मुद्दा नहीं, किसी चीज पे बहस नहीं कर सकते हैं। देश में पहला प्रधानमंत्री, देश में नहीं, मैं देश में तो है ही, किसी भी बड़े लोकतंत्र में या किसी भी लोकतंत्र में शायद पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री होंगे, हमारे मित्र, देश के मित्र नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। ये गजब की बात है। अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे तो आप जैसे लोगों के साथ करेंगे। अच्छा चलो, अपनी गोदी मीडिया के साथ ही कर लो, अपनी मोदी मीडिया के साथ ही कर लो। जनता के कुछ सवाल तो ले लो। शूट एंड स्कूट पॉलिसी जो आप करते हैं, यहां बोलते हैं, आगे निकल जाते हैं। भ्रष्टाचार का आप उनके ऊपर दाग लगाते हो, और खुद भ्रष्टाचारियों को आप वॉशिंग मशीन में से निकाल के बेदाग दिखाने की कोशिश करते हो। आपके लिए रूल कुछ और है, दूसरों के लिए रूल कुछ और है। महंगाई आज देश में करीब करीब, एक तरफ आप कहते हो कि दुनिया में सबसे ज्यादा यूथ भारतवर्ष में है, और भारतवर्ष में है सही भी है, 25-30% के लोग जो उम्र के लोग हैं दुनिया में सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में है, भारत में। और उनमें से ये भी सही है कि 80-85% लोग बेरोजगार हैं, 40-45% से ज्यादा ग्रेजुएट्स बेकार है, बेरोजगार है यहाँ पे। इस पे आप बहस नहीं करते हो, इसका आप जवाब नहीं देते।